आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण ये लगभग एक ही बात है। निजीकरण का तात्पर्य है निजी क्षेत्रों को अधिक से अधिक जिम्मेदारी देना, निजी क्षेत्र पर विश्वास करना। उदारीकरण का मतलब है आर्थिक मामलों में लिबरल हो जाना, अर्थात प्राइवेटाइजेशन पर न केवल भरोसा करना, अपितु ऐसा करने के लिए सभी देशों को अपने दरवाजे खुले रखना, आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र पर भरोसा करना और निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश कराना, अर्थात जो अभी तक सरकार के क्षेत्र थे उनमें प्राइवेट से विनिवेश करा देना। आयात निर्यात की बाधाओं को दूर करना, आयात के जो शुल्क थे, टैरिफ थे, उनको कम से कम करना, उदारीकरण का मतलब और भी हुआ कि हर क्षेत्र को लगभग निजी क्षेत्र को देने में कोताही न करना। और वैश्वीकरण का तात्पर्य हुआ आर्थिक गतिविधियों या व्यापार पूरे विश्व का बाजार हो जाए, पूरे विश्व के बाजार एक दूसरे से मिल जाएं और एक स्थान के उत्पाद दूसरे स्थान पर आसानी से, तेजी से उपलब्ध हो। बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। निजीकरण आर्थिक उदारीकरण के साथ जोड़ दीजिए और आर्थिक उदारीकरण का वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण में सामान का, गुड्स का एक देश से दूसरे देश में जाना, व्यापार की बात प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में यदि भारत का इतिहास पढ़िए तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारा बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ईसा पूर्व की शताब्दियों में भी संबंध मिलता है। व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से बाद में क्वाइन सिस्टम चला। व्यापार तो चल ही रहा। लेकिन आधुनिक काल में यूरोप के देशों ने जब एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बनाई तो व्यापार आधुनिक तरीके से होने लगा और इसमें नेविगेशन का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार को तीव्र करने के लिए एक संस्था रूप भी आई। संस्था क्या कहिएगा, एक एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड। लेकिन यह सब वस्तुओं का व्यापार था और एक वस्तु दूसरे देश में आसानी से चली जाए। इन सब के बावजूद भी अभी कोई देश अपने आयात निर्यात को बैलेंस करने के लिए
आयात शुल्क मनमानी लगा दिया करते थे, व्यापार में बाधा पहुंचती थी। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं कि पश्चिमी देशों में और अमेरिका में बहुत पहले उत्पादित हो गई, बन गई, लेकिन विकासशील देशों को कई कई साल बाद मिली। एक तो व्यवस्था, लेकिन 1990 के आर्थिक उदारीकरण की नीति में या वैश्वीकरण में जो दो चीजें और जोड़ी गई, अभी तक वस्तुओं का व्यापार होता था, अब कृषि क्षेत्र को भी व्यापार में जोड़ दिया गया और सेवाओं को भी व्यापार में जोड़ दिया गया, सर्विसेज। और इन सबसे बढ़कर बौद्धिक संपदा को भी व्यापार में जोड़ दिया गया। 1990 के पहले तक किसी एक देश में कोई रिसर्च होता था, कोई क्रिएटिविटी होती थी, तो वह अन्य देशों को बहुत लंबे समय के बाद पहुंचता था। जैसे 70s में ही नेट वगैरह, अमेरिका में नेट और ये सब आधुनिक सुविधाएं आ गई थी, लेकिन भारत जैसे देशों में इसका प्रसार 86 के बाद तेज हुआ। अब कितनी अच्छी बात हुई, आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, न केवल वस्तु अपितु मस्तिष्क के सृजन भी, सेवाएं भी जो किसी भी देश में सृजित हुई, वो अन्य देशों को तेजी के साथ पहुंचने लगी। यह इसका आइडियोलॉजिकल पार्ट भी है कि विश्व की समस्त जनता को सृजन का लाभ मिला, और यह मटेरियलिस्टिक रूप में भी बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में कोई चीज़ बनी और विद इन फ्यू डेज यहाँ पहुँच गई, ट्रांसपोर्ट में जो खर्च हुआ। कोई क्रिएशन हुआ, मेंटल क्रिएशन हुआ, तो विद इन फ्यू सेकंड पहुँच गई। यह इसका एक अच्छा पहलू है। लेकिन जिस समय यह पॉलिसी लागू हुई, उस समय विश्व के देशों में गहरी असमानताएं रहीं, और आज भी। इन असमानताओं के परिप्रेक्ष्य में यह वैश्विक व्यापार किसी देश को और अपंग न कर दे और किसी देश को और समृद्ध न कर दे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। और विकासशील देशों को पेटेंट राइट्स में खास करके एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इवन निवेश के क्षेत्र में भी कुछ टाइम दिया गया। फिर भी इन विसंगतियों के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में, इन विसंगतियों के परिणाम स्वरूप कई देश काफ़ी पीछे चले गए। हाँ, यह बात जरूर है, अमेरिका और यूरोप जितना लाभ सोचा था उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस व्यवस्था का लाभ लेने में कोई कोर कसर नहीं उठाया। इस आर्थिक उदारीकरण की नीति को दो जगह से और ऊर्जा मिली। एक तो संचार क्रांति हो गई, और आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत ये संचार क्रांति का लाभ पूरे विश्व को मिल गया। कंप्यूटराइजेशन एंड कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, टेलीकॉम में जो रिवोल्ट हुआ, अर्थात सूचना जो कि शासन, प्रशासन, व्यापार सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जो कई कई दिन बाद पहुंचती थी, फाइलों में अटकी रहती थी, टेलीफोनिक व्यवस्था होने के बावजूद भी पूरी तरह से जगह नहीं पहुंचती थी। संचार क्रांति के बाद सूचना क्रांति आई, और सूचना क्रांति ने व्यापार को, आर्थिक उदारीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को आसान कर दिया। और दूसरी बात,
शासन प्रशासन के क्षेत्र में नवलोक प्रबंधन आया, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट आया, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, एनपीएम आया। इन सब कॉन्सेप्ट से भी आर्थिक उदारीकरण की नीति को लाभ हुआ और आर्थिक उदारीकरण की नीति का एनपीएम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से 1990 में सूचना क्रांति, आर्थिक उदारीकरण तथा नवलोक प्रबंधन ने विश्व की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और अभी भी हम उसी प्रवाह में चल रहे हैं। यद्यपि शासन के संदर्भ में भी बहुत कुछ परिवर्तन किए गए 1990 के बाद से अब तक, और बहुत कुछ अपेक्षित हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति में भी उदारीकरण है तो लोचशीलता तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इस लोचशीलता को बनाए रखने और इसको सही समय पर परिवर्तित करने की जरूरत है और सूचना क्रांति का दुरुपयोग न हो, इससे चैतन्य और सतर्क रहना होगा। और साइबर क्राइम अपराध का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। The characteristic of economic liberalization is, the basic characteristic is its flexibility. Flexibility should continue. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस के संदर्भ में भी लोचशीलता और जन आकांक्षाओं को देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आर्थिक उदारीकरण की नीति ने शासन प्रशासन को इतना गहरे रूप में प्रभावित किया कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को ही आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा, इकोनॉमिक एज कहा जाने लगा। अर्थात शासन प्रशासन में इकोनॉमिक्स गहरे रूप में घुस गई, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स में न केवल वस्तु का व्यापार था, कृषि का भी था, न केवल कृषि का था, सेवाओं का भी है, और न केवल सेवाओं का भी है, बौद्धिक संपदा का भी है। बौद्धिक संपदा में बहुत से सेक्टर आ जाएंगे। इस आर्थिक उदारीकरण की नीति का पूरे विश्व पर पिछले 30 साल में और विशेष करके भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।